दोस्तों, अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी। वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में ही चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया। इस रेस में भारत कहाँ है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवादी के कट्टर विरोधी थे। ये विडंबना है कि आज की चीन पूंजीवादी की राह पर चलते हुए ही दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की कर रहा देश बन गया है। माओ ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया था। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता पर ही जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भूखमरी की हालत हो गई थी। दूसरी तरफ 1947 में भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित थी। वो भी जानते थे कि भारत को अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करना है तो लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग की तरफ ले जाना होगा। नेहरू की लाख कोशिश के बावजूद भी भारत तेजी से औद्योगिकरण करने में असफल रहा। आजादी के 4 दशक बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास ही रही। चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग शाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया। उनके लाए सुधारों माओ के सिद्धांत से अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी तरह दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। डेंग शाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से बनाने शुरू किए। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनयिक संबंध फिर स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। शाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के प्लाट पर खेती करने का अधिकार दे दिया। ऐसा होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया और भोजन की कमी दूर हुई। भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ अभियान का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालत बहुत नहीं सुधरी। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं दोस्तों, चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। 2019 तक आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% ही है। वहीं भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में यह सेक्टर काफी अहम साबित हुआ। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई भी बढ़ी। जब 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $300 थी, उस वक्त चीन में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $333 थी। दोनों देशों में लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़कर $2191 हो गई, लेकिन इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय 35 गुना बढ़कर $11,819 हो गई। दोस्तों, इन आंकड़ों से साफ है कि चीन अब भारत से बहुत आगे निकल गया है। चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस है। 1980 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात की विकास की दर 12.4% रही।
वहीं साल 2000 से 2003 के बीच में यह दर 20.3% तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ। साल 2001 से 2006 के बीच तेजी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पाए हुए मजदूरों को मिली। 2006 के बाद चीन में घरेलू मांग इतनी बढ़ी कि रोजगार के लिए विदेशी मांग से ज्यादा घरेलू मांग अहम हो गई। दोस्तों, भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। दोस्तों, 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मुंबई को शंघाई जैसा बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये सपना ही बना हुआ है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले मुंबई शहर में न ठीक से रहने की जगह है, न अच्छा जीवन स्तर। यहाँ पर जिस तेजी से रेल, रोड, घर समेत बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। करोड़ों लोगों को गरीबी के जंजाल से निकालने के लिए देश में तेजी से शहरीकरण जरूरी है। ये साबित हो चुका है कि शहरीकरण होने से रोजगार के मौके बढ़ते हैं और लोगों की कमाई बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद चीन ने ऐसा कर दिखाया। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब 2012 में गद्दी संभाली थी तब उन्होंने देश से गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया था। उस वक्त चीन में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते थे। जिनपिंग ने गरीबी से निकालने के लिए 2.5 करोड़ लोगों के जर्जर मकान रहने लायक बनाए और 1 करोड़ लोगों को अलग जगह पर बसाया और घर दिए। दोस्तों, नरसिम्हा राव ने 90 के दशक में लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि वो अगले 25 से 30 सालों में भारत को विकसित देशों की कतार में देखना चाहते हैं। अभी भी भारत उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। नरसिम्हा राव के सपने को आगे बढ़ाने की वाजपेयी, मनमोहन ने काफी कोशिश की, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि भारत को इसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है। पीएम मोदी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखते हैं। अब देखना है कि वो इसमें कब तक कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल दोस्तों, अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा अनुमान है कि जब चीन की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि उस समय हम कहाँ होंगे। तो दोस्तों, अनुमान के मुताबिक हम भी उस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। अगर हर भारतवासी ठान ले तो चीन को पछाड़कर हम दुनिया में नंबर 1 भी बन सकते हैं। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों, इसके लिए हम भारतीयों को नई स्किल को सीखते रहना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, करप्शन को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सबसे जरूरी है दोस्तों कि हम अपना कार्य ईमानदारी के साथ करें। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।